सोशल रिफॉर्म चैप्टर में, समाज सुधार आंदोलन के चैप्टर में दूसरा जो पार्ट हमने बनाया था वो था कास्ट, जाति संबंधित सुधार भारत में। पहला हमारे थे वुमेन रिलेटेड रिफॉर्म्स, महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज थे उनमें सुधार, और दूसरा है कास्ट वाला। तीसरा हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार, रिलीजन से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो। तो ये है कास्ट। कास्ट की प्रॉब्लम्स तो सबको पता है कि भाई क्या क्या इश्यूज थे, दिक्कतें क्या थी। वो सब पढ़ने से पहले हम लोग दो पॉइंट समझते हैं पहले कि ये कास्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, जाति की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे जातियां बनी। तो उस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जाति की शुरुआत कैसे होती है। एक थ्योरी जो है जो ये कहती है कि भारत के वर्णाश्रम सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था वाले सिस्टम से ही जाति व्यवस्था बनी। वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम सबने सुना होगा कि भारत में चतुर्वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम था, ठीक है, अभी भी है, जिसमें ये बोला गया कि जो ब्रह्मा जो आदि पुरुष, उनके शरीर से 4 वर्ण निकले। ब्रह्मा के, ये देखो हुआ, ब्रह्मा के मस्तिष्क से प्रीस्ट या टीचर्स जिनको बोलते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान पर कंट्रोल किया, ठीक है, इसलिए इनको ब्रह्मा के मस्तिष्क से माना जाता है कि ये निकले, तो वो वर्ण ब्राह्मण कहलाया। दूसरा, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, जो वॉरियर क्लास थी, ठीक है, रूलर्स थे, जो शासक थे, वो लोग क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, ब्रह्मा के पैरों से, जंघाओं से, ठीक है, ये निकले वैश्य, जो किसान थे, व्यापारी लोग थे, ये सब। और ब्रह्मा के पैरों से वो निकले शूद्र, जो लेबर्स थे, ठीक है। अच्छा, ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम माना जाता है। अच्छा, इस व्यवस्था में एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये क्या है, काम के आधार पर आधारित है, कि ये वर्क डिवीजन कर रहा है कि कौन कैसा काम कर रहा है। अच्छा, हर सोसाइटी में वर्क डिवीजन होता है, एक चीज समझने वाली बात है, और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बताता हूँ। वो खुद बोलते हैं कि हर सोसाइटी में काम के आधार पर डिवीजन होगा। हो सकता है कैसी क्लास बनी हो, जैसे अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, अभी हो गया अमीर वर्ग, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, ऐसे वर्ग बन जाएंगे, ठीक है। उस टाइम ये वाले वर्ग बने थे, लेकिन दिक्कत ये वाली नहीं है कि क्लासिफिकेशन, दिक्कत नहीं, दिक्कत ये थी कि ये क्लासिफिकेशन इतना रिजिड हो गया कि आप इधर से इधर चल नहीं सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे। और ये माना जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम में या ऋग्वेद में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये रिजिडिटी बताए कि फिक्स है कि अगर वैश्य तो वैश्य ही रहेगा, उसके परिवार का कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण ये वाले काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इस व्यवस्था में ये सुविधा हो कि आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, तो इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी चीज आ गई कि इस व्यवस्था को, वर्णाश्रम व्यवस्था जब बाई बर्थ बन गई, जन्म के आधार पर, और जन्म के आधार पर तो बनी ही, साथ साथ में इस व्यवस्था में अनटचेबिलिटी भी आ गई, छुआछूत भी आ गई। इस व्यवस्था के इतने कड़े नियम बन गए, पता है, देखो ये देखो मैंने लिखे हैं कि इस व्यवस्था को कैसे बिल्कुल फिक्स, रिजिड कर दिया गया। सजातीय विवाह, कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण में ही विवाह होगा, ठीक है। व्यवसायिक पृथक्करण तो था ही कि वो काम सिर्फ क्या कर सकता है, शुद्धता और प्रदूषण, कि अगर साथ में खा लिया, साथ में बैठ गए, तब प्रदूषित हो गए, आप अलग रहोगे तभी शुद्ध रहोगे। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट आ गए। अगर छू भी लिया, ये एक्सट्रीम तो हद तो तब हो गई जब ये होने लगा कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय वाले ऊपर वर्ण के जो वर्ण है, वो अगर शूद्रों को देख भी लेंगे कहीं कहीं पे, सुबह उठते ही अगर सूर्योदय होते ही पहली बार देख लिया, तब भी वो प्रदूषण हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएंगे ना। तो इस व्यवस्था में धीरे धीरे ये इतनी रिजिड, इतनी कट्टर होती चली गई और बुराइयां आती चली गई इसमें बहुत सारी। तो ये पहली थ्योरी है कि ये वर्ण व्यवस्था से ही इसको ये मिलता है। ऋग्वेद में, ये हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये चीज पूरी, कि ऋग्वेद में का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद में चैप्टर्स जो है वहां पर उसको मंडल बोला जाता है। तो इस ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल जिसका नाम है पुरुष सूक्त मंडल, उसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वही जो हमने अभी देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए इसका नाम पूछा था, कौन सा मंडल है, उसका नाम क्या है, पुरुष सूक्त मंडल।
अच्छा, फिर इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर मनुस्मृति में लॉ लिखे गए, मनुस्मृति में कानून लिखे गए। ठीक है, तो उसने उस व्यवस्था को रिजिड बना दिया और कट्टर बना दिया। तो ये पहली थ्योरी है कि ये जाति व्यवस्था कहाँ से होती। दूसरी थ्योरी एक ये भी है, ये कहती है कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक इतिहास में कि ये चीजें वर्ण व्यवस्था का उतना असर नहीं पड़ा जितना असर ये पड़ा कि भारत में संसाधनों पर नियंत्रण किसने किया। जो लोग संसाधनों पर नियंत्रण होता चला गया, रूलिंग क्लास थी, वो लोग क्षत्रिय होते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी उस टाइम पे ये माना गया कि जो लोग लड़ाइयों में, संघर्षों में आगे निकलते चले गए वो क्षत्रिय होते चले गए, अपने आप ब्राह्मण होते चले गए, कोई कास्ट का वो नहीं था। और जो पीछे रह गए किसी वजह से, वो शूद्र होते चले गए। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से अलग सिस्टम, इन 4 वर्णों से अलग एक पंचम वर्ण, जिसको डॉक्टर अंबेडकर 5th वर्ण बोलते हैं, वो बन गया अछूत, अनटचेबल, जिसको लोग छूते, जिनको जिनको छूने से ही क्या हो जाता था, मानते थे कि पॉल्यूटेड हो गए, प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था इतनी कट्टर हो गई, इतनी रिजिड हो गई। ये इसके ओरिजिन के सोर्स माने जाते हैं। हमें क्या देखना है कि भारत की इस कास्ट व्यवस्था जो ये, और सबसे बड़ी उसकी समस्या थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रयास भारत में किए गए। ठीक है, और वो कितने सफल हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रयासों को 4-5 लोगों में, जो बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उसमें मैंने डिवाइड किया है। नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े नाम हैं, जिन्होंने कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स भारत में किए और बड़े प्रयास किए इन लोगों ने अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नारायण गुरु का। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है नारायण गुरु का। केरल के मालाबार तट पे, मैं केरल का तट मालाबार तट कहलाता है, वहां पे ये एक एजवा कम्युनिटी थी, जो अनटचेबल कम्युनिटी, वही जिसको अछूत माना जाता था, उस जाति के थे नारायण गुरु। नारायण गुरु देखो नाम से ही पता है, ये एक सेंट थे, संत थे। ठीक है, और इन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत काम किया। ठीक है, नारायण गुरु से रिलेटेड 1-2 चीजें मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने ये इनकी बड़ी फेमस लाइन है, इनकी इस लाइन से इनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या थॉट प्रोसेस। पहला नाम है जिनको हम लोग कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, वो है नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। ठीक है, श्री नारायण गुरु जो थे, वो अभी का जो मालाबार तट है केरल का, वहां पे एजवा कम्युनिटी थी। ठीक है, उसके एक तरीके से लीडर थे ये, और वहाँ ये सेंट भी, संत थे, संत बोला जाता है नारायण गुरु। ठीक है, ये एक अछूत या अनटचेबल कास्ट थी केरल की। नारायण गुरु ने बहुत प्रयास किए। देखो, नारायण गुरु के बारे में आप इसी लाइन से समझ सकते हो कि नारायण गुरु की बड़ी फेमस लाइन है जो ये बोलती है, 1 रिलीजन, 1 गॉड एंड 1 कास्ट, कि अगर एक धर्म है तो एक ईश्वर होना चाहिए और एक जाति होनी चाहिए। ठीक है, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते थे उनका इन्होंने विरोध किया, और इनका विरोध जो दिखा वो बड़े टेम्पल एंट्री मूवमेंट के नाम से हमें दिखाई पड़ता है, या हम लोग जानते हैं, मंदिरों में प्रवेश से रिलेटेड आंदोलन। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि मंदिरों की ये कास्ट रिजिडिटी, धार्मिक कट्टरता इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि जो अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, उनको मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया जाता था, कि वो भगवान के पास भी नहीं आ सकते थे। अच्छा, मंदिरों का प्रवेश तो आप छोड़ दो, मंदिर के बाहर की जो रोड होती थी उस पर भी प्रवेश नहीं किया जाता, कि मंदिर के आसपास भी नहीं निकल सकते आप। मंदिर बनवाते उन्हीं से, लेबर वही होते थे, लेकिन मंदिर बनने के बाद जब भगवान बैठ गए उसके बाद उनकी एंट्री बंद हो जाती थी। तो नारायण गुरु ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू की, मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन। और ऐसा एक बहुत फेमस आंदोलन था जिसको हम वैक्यूम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बहुत पूछा जाता है इस वैक्यूम सत्याग्रह के बारे में। इसके लीडर नारायण गुरु थे और उनके ये शिष्य थे, डिसाइपल टी.के. माधवन। कभी इनका नाम पूछा जाता है। नारायण गुरु के प्रयासों से ये आंदोलन की शुरुआत हुई वैक्यूम में।
अच्छा, ये आंदोलन अपने आप समझना, तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेता गया, वैकोम सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। लोग आमने सामने आने लगे, जो अपर कास्ट थी और अनटचेबल्स थे वो, ब्रिटिश सरकार जो थी, और वो त्रावणकोर राज्य पड़ता था जो आज केरल है वो, ठीक है। तो वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में, वैकुंठ सत्याग्रह में इन्वॉल्व हुए। उन्होंने भी मंदिरों में प्रवेश की अपील की कि मंदिरों में प्रवेश देना चाहिए, ठीक है। आंदोलन जोर शोर से चला, लेकिन फिर ये आंदोलन थोड़ा, बोला जाता है नारायण गुरु और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, क्योंकि गांधी जी स्टेप बाय स्टेप चलने की बात कर रहे थे कि आप एक एक कदम लो, कम से कम अगर मंदिर के बाहर की जो रोड है उस पर आप अगर चलने की परमिशन मिल रही वही लो। लेकिन नारायण गुरु क्या कहते थे कि नहीं, मंदिरों के दरवाजे ओपन होने चाहिए हमारे लिए। फिलहाल ये आंदोलन चलते रहे भारत में, और ये काफी लंबा समय इन आंदोलनों को लगा मंदिरों में प्रवेश। इस वैकुम सत्याग्रह से मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल गया केरल में, लेकिन हाँ, इसने एक शुरुआत कर दी भारत में कि मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन, जो ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, और ये तो सबसे बड़ा भेदभाव है कि आप एक धर्म के अंदर जो एक भगवान है, भगवान की मूर्तियां, उनके सामने आप आने की सहमति, परमिशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है। तो ये थे नारायण गुरु। इनसे रिलेटेड मैंने बताया, इनकी एक संस्था थी, बड़ी फेमस ये सोसाइटी है, संस्था है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, SNDP बोलते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी ये पूछी जाती है, तो इनके बारे में बस यही 2-3 चीजें हैं। नारायण गुरु धर्म परिपालन, मंदिर प्रवेश आंदोलन बहुत पूछा जाता है, वैकुम सत्याग्रह उससे भी ज्यादा फेमस चीज है, और इनकी ये लाइन। अच्छा, मंदिरों में प्रवेश से जुड़ी हुई एक चीज मैंने बताया कि इस 24 के सत्याग्रह के तुरंत बाद नहीं हुआ, लगभग 10-11 साल लग गए सिर्फ साउथ इंडिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1936 में जाके, ये बहुत पूछा जाता है, जो त्रावणकोर राज्य था जो आज का केरल है, गांधी जी का बहुत योगदान इसमें था कि गांधी जी के प्रयासों से त्रावणकोर राज्य में उसके राजा ने फिर क्या किया, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दे दी, मंदिरों में प्रवेश अलाउ किया गया। तो ये पहला और सफल प्रयास था। इस संघर्ष में 10-12 साल लग गए मंदिरों में एंट्री होने में। तो ये नारायण गुरु थे जिन्होंने एक तरीके से संगठित होकर अपनी मांग रखने की शुरुआत की, ठीक है। दूसरा नाम हम लोग देखने जा रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुत बड़ा नाम, कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड, सुधारों से रिलेटेड। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के रहने वाले थे, माली कम्युनिटी के थे ये ज्योतिबा फुले, ठीक है। और इन्होंने एक तरीके से एक आइडियोलॉजिकल बेस, वैचारिक बेस बनाकर तैयार किया कि भारत में कैसे ये कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स या लड़ाई जो लड़ी जाएगी, उसका जो वैचारिक आधार है वो बोलते हैं ज्योतिबा फुले ने तैयार किया। देखते हैं इनके बारे में, कुछ चीजें बहुत फेमस है, पूछी जाती हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी ज्योतिबा फुले ने, और बड़ी फेमस ये बुक है, पूछी भी बहुत जाती है, गुलामगिरी, ठीक है। जिसमें ज्योतिबा फुले ने यहाँ की, अच्छा ये देखना, ये जो बुक लिखी गई है ज्योतिबा फुले की, ये 1875-76 के आसपास, उसी के कुछ समय पहले नॉर्थ अमेरिका में, या जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर स्लेव, जो दास प्रथा चल रही थी, उसके विरुद्ध खूब लड़ाई हुई, और वहां पर अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का एंड किया, दास प्रथा को खत्म किया, ठीक है। जो स्लेव सिस्टम चलता था, इंसानों को खरीदा बेचा जाता था, प्रॉपर्टी के तरीके से यूज किया जाता था। तो ज्योतिबा फुले ने ये अपनी किताब को भी समर्पित किया है गुलामों को, अमेरिका के गुलामों को, और उन्होंने भारत में जो ये कास्ट सिस्टम था, भारत की जाति प्रथा को उस गुलाम प्रथा से कंपेयर किया। कि कभी कभी क्वेश्चन बनाया जाता है इससे कि ये काम किसने किया या किस किताब में किया गया, तो ये नाम बहुत फेमस है, इनकी बुक का नाम गुलामगिरी। कास्ट सिस्टम से रिफॉर्म सुधारने के लिए और संगठित करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, एक ट्रुथ सीकर सोसाइटी जिसको बोलते हैं, सत्य शोधक समाज बनाया इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले के बारे में अगला, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो अनटचेबल कास्ट थी, उसको ज्योतिबा फुले ने मराठी वर्ड जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये भी क्रेडिट जो है ज्योतिबा फुले को दिया जाता है कि जो दलित वर्ड लेके आए,
दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है। तो वो शब्द इन्होंने अब यूज करना शुरू किया, मराठी शब्द वर्ड है दलित, और फिर ये पूरी अनटचेबल जो कम्युनिटी है वो दलित के नाम से फेमस हुई, सबको पता है, ठीक है। हालांकि अभी अब तो इस वर्ड पे भी कई बार भारत सरकार ने भी बोल रखा है और कई हाई कोर्ट्स ने बोला है कि इस वर्ड का यूज कम किया जाए, क्योंकि क्या है ये मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में, संवैधानिक भाषा में ये वर्ड नहीं आता। वहां पर वर्ड है शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, संगठित करने का वर्ड है। तो इसलिए बस ये किया गया कि जो सरकारी कामकाज है वहां पर ये वर्ड, वहां पर जो शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। तो ये वर्ड की भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है। मैंने बताया कि ज्योतिबा फुले ने एक वैचारिक आधार दिया संगठन को कि जातिगत जो सुधार होने हैं उसके लिए। इसी गुलामगिरी में, अच्छा, ज्योतिबा फुले का के बारे में और एक चीज बहुत पूछी जाती है कि इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का खंडन किया, कि जो ये थ्योरी चलती है जिसको अंग्रेजों ने भी सपोर्ट किया, मैक्स मुलर जो था उसने भी इसको सपोर्ट किया, कि भारत पे आर्यों का आक्रमण हुआ और फिर आर्यों ने ये वैदिक सभ्यता बनाई। तो इस थ्योरी का खंडन किया ज्योतिबा फुले ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आर्य बाहर से यहाँ पे आए, वो यहीं के थे, यहीं पे संगठन, आपस में लड़ाइयाँ हुई और जो उस संघर्ष में आगे हुए उन्होंने अपर वर्ण जो हैं, उच्च वर्ण जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, वो बन गए और उन्होंने चालाकी से, षड्यंत्र से जो नीचे वाली कम्युनिटी रह गई उनको शूद्रों में और या अनटचेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्होंने, इसलिए मैं बोलता हूँ इन्होंने वैचारिक आधार दिया ज्योतिबा फुले ने। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी गुलामगिरी किताब के बारे में जो फैक्ट पूछा जाते हैं कि इन्होंने जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी का विरोध किया तो उसी सिलसिले में इन्होंने राजा बलि की पूजा करने का एक सिस्टम शुरू किया। राजा बलि जो सबने सुना होगा कि विष्णु का वामन अवतार हुआ, भगवान विष्णु का वामन अवतार, जो बोने वाला रूप था भगवान विष्णु का। तो इन्होंने, अच्छा, एक सिंबॉलिक एक्ट के रूप में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया कि उन्होंने बोला कि वामन जो विष्णु का अवतार है, इन्होंने छल किया, जैसे वामन ने छल किया बलि के साथ में, वैसे ये बोलते थे कि जो ऊपर के उच्च वर्ण हैं उन्होंने छल किया शूद्रों के साथ में, इसलिए इन्होंने विष्णु के अगेंस्ट में बलि की पूजा करनी शुरू की, ठीक है। और ये भी गुलामगिरी में है। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। और इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, जो मैंने अभी हम लोग वुमेन इश्यूज में पढ़ चुके हैं, जिनको फर्स्ट टीचर, फीमेल टीचर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत प्रयास किए, ठीक है। हॉस्टल्स बनाए वुमेन एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको रोजगार की शिक्षा देने के लिए काम करने शुरू किए। तो ये दूसरा बड़ा योगदान था जो कास्ट सिस्टम में हुआ। नारायण गुरु, जिन्होंने मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन चलाए, ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने एक वैचारिक आधार दिया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इनकी किताबों से, इनके लेखों से बहुत प्रभावित थे। तो ये थे ज्योतिबा फुले। तीसरा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और वो है महात्मा गांधी। ये थोड़ा अलग कैटेगरी पड़ जाती है महात्मा गांधी की। अच्छा, हैं ये तीनों शुरुआत वाले महात्मा ही, नारायण गुरु, महात्मा फुले बोलते हैं उनको, और ये महात्मा गांधी, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो तब भी एक अवेयरनेस, एक जागरूकता में यकीन करते थे कि कम से कम इंसान जागरूक हो और ये जो सामाजिक बुराई है छुआछूत वाली, इससे दूर हटे, ठीक है। तो इसलिए इनके रास्ते अलग थे थोड़ा। ये तब भी हृदय परिवर्तन वाली बात करते थे कि अगर लोग जागरूक होंगे तो सही हो जाएंगे लोग, ठीक है। गांधी जी के बारे में शुरू करते हैं। तो दो तीन चीजें हैं गांधी के बारे में। पहली चीज तो बहुत कंट्रोवर्शियल है अभी, कि गांधी जी ने उस टाइम जब अनटचेबल की बात आई तो गांधी जी ने उस नाम को ही इग्नोर किया, अनटचेबल। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक नाम दिया और वो हरिजन था वर्ड, सबने नाम सुना होगा, कि गांधी जी ने हरिजन कहना शुरू किया, ठीक है। हरिजन मतलब, बोलते हैं कि गांधी, ये शब्द पहली बार नरसिंह मेहता ने इस्तेमाल किया था। नरसिंह मेहता जो गांधी जी के फेवरेट पोएट थे, जो गांधी जी की एक फेवरेट पोएट्री है, हाइम है, वैष्णव जन वाली, वो उन्होंने लिखा था। तो बोलते हैं, नरसिंह मेहता कहते थे कि भगवान कृष्ण या हरि के जितने भी पुत्र हैं वो हरिजन हैं। फिर गांधी जी ने भी अप्लाई कर दिया उसको कि ये
जो जिनको हम लोग अछूत बोलते हैं वो भी भगवान के पुत्र हैं, इसे हरिजन है। लेकिन फिर ये वर्ड धीरे धीरे अपने आप में कंट्रोवर्शियल होता चला गया, क्योंकि कहीं कहीं पे ये मिलता है कि भारत में एक देवदासी सिस्टम चलता था। देवदासी मतलब जो मंदिरों में फीमेल्स होती थी, लोग दान कराते थे लड़कियों को मंदिरों में, और वहाँ पर उन देवदासियों के जो पुत्र होते थे, क्योंकि उनकी शादी होती नहीं थी, तो उनको भी हरिजन बोला जाता था। तो कंट्रोवर्सी हो गई इस वर्ड पर, इसलिए फिर इस वर्ड का इस्तेमाल भी मना कर दिया गया एक तरीके से, कि इस वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आम बोलचाल में आप लोग कर देते हैं आप, लेकिन ये वर्ड अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, हरिजन। ठीक है, गांधी ने हरिजन नाम से पत्रिका भी निकाली अपनी। गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ भी बनाया। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। फिर हम यहां से शुरू करते हैं गांधी के बारे में। ठीक है, कि गांधी ने मंदिर, जो मैंने बताया था, नारायण गुरु ने मंदिरों में प्रवेश के आंदोलन शुरू किए, उसमें गांधी जी ने सहयोग दिया। चाहे वो वैकुंठ सत्याग्रह हो, चाहे एक दूसरा सत्याग्रह जो के कलप्पन ने शुरू किया। ये देखो, के कलप्पन का नाम है लीडर, बहुत फिर से केरल में ही हुआ ये, गुरुवैयूर सत्याग्रह बोला जाता है, गांधी जी के सहयोग से। ये भी टेम्पल एंट्री वाला आंदोलन था। पहला वैकुंठ था 1924-25 वाला, दूसरा गुरुवैयूर सत्याग्रह है, दोनों मालाबार में हुए, केरल में हुए हैं। इसी के बाद मैंने बताया था 1936 में त्रावणकोर, जो पहला राज्य भारत का बना था, जिसने मंदिरों में प्रवेश अलाउ किया था, टेम्पल एंट्री अलाउ करनी शुरू की थी भारत में। ठीक है, तो गांधी जी का ये योगदान। अच्छा, गांधी जी के बारे में फिर से कंट्रोवर्शियल एक चीज वो भी बोली जाती है कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी का तो विरोध किया। गांधी जी ने बोला कि, गांधी जी की बाद लाइनें थी कि भारत का कोई भी शास्त्र अनटचेबिलिटी की सहमति, छुआछूत की सहमति नहीं देता, और अगर कोई भी ग्रंथ ये कहता है छुआछूत जायज है, तो उसको मैं मानने से इनकार करता हूं, चाहे जैसा भी ग्रंथ हो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीजें थी, लेकिन गांधी ने क्या है, छुआछूत का तो विरोध किया, लेकिन गांधी ने वर्ण व्यवस्था जो थी ना, 4 वर्ण, चतुर्वर्ण जिसको बोलते हैं, उसका कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गांधी इस व्यवस्था को ये मानते थे कि गांधी ये एक तरीके से हिंदू धर्म का एक बेसिक टेनेट्स है, कॉन्सेप्ट। तो गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये बुराइयां हटा दी जाएं, कि ये छुआछूत ना रह जाए, एक दूसरे को निम्न छोटी नजर से ना देखा जाए, तो इस वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा। तो गांधी अपनी कैटेगरी से, अपनी नॉन वायलेंस वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होते थे गांधी के। तो ये चीज याद रखनी जरूरी है कि गांधी ने छुआछूत का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी कैटेगोरिकली वर्ण व्यवस्था से का विरोध नहीं किया। वर्ण व्यवस्था को वो तब भी हिंदू धर्म का एक बेसिक टेनेट मानते थे गांधी, और अछूतों के लिए वो ये काम किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग आगे देखेंगे भी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कि देखो गांधी की अप्रोच अलग है। गांधी एक अपर कास्ट इंसान थे, और इनके फिर कॉन्फ्लिक्ट हुए। डॉक्टर अंबेडकर से भी 1932 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, पूना समझौता जब हुआ, जब दलितों को पृथक निर्वाचन की बात आई कि अलग निर्वाचन दे दिया जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे 1932, जब मॉडर्न हिस्ट्री आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया गांधी की अप्रोच और डॉक्टर अंबेडकर की अप्रोच का। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि गांधी जो एक अपर कास्ट इंसान थे, वो जो फ्रीडम स्ट्रगल को प्रायोरिटी दे रहे थे, आजादी की लड़ाई को प्रायोरिटी दे रहे थे, उन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन वो उस तरीके से सक्रिय, वो उसको पहली प्रायोरिटी उन्होंने कभी नहीं रखा मेरे हिसाब से। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने पहली प्रायोरिटी रखा ये कास्ट रिफॉर्म्स को, जो अनटचेबल से रिलेटेड रिफॉर्म थे, इसलिए उनको सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है कि उन्होंने ये काम किया। ठीक है, 1932 वाली जो पूना समझौते वाली बात है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या लड़ाई हुई थी। अभी बस याद रखो कि पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, कि दलितों को अलग चुनाव पद्धति की, अगर दलित कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा तो सिर्फ दलित वोट देंगे उसको, अपर कास्ट वोट नहीं दे सकती, नहीं, एक तरीके से बिल्कुल अलग कर देना चुनाव पद्धति। तो पृथक निर्वाचन की बात हो गई, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया, गांधी जी ने उसका विरोध किया कि भाई ये करोगे तो आप, ये जो कम्युनिटी है हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी ना। तो उस पर फिर पूना समझौता हुआ 1932 का। ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये गांधी के प्रयास थे। हरिजन सेवक संघ काफी पूछा जाता है, और ये गुरुवैयूर सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग, ये 3 नाम हो गए, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी। अब हम लोग शुरू करते हैं, चौथे नाम पे आते हैं। अब यहां से ये महात्मा वाले लोग नहीं है, ये अलग किस्म के लोग हैं, जिन्होंने अवेयरनेस को नहीं, एक
एक्टिव प्रोटेस्ट को, एक सक्रिय आंदोलन के रूप में इस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म तब हो पाएंगे जब आप सक्रिय आंदोलन करोगे, ठीक है। और उसमें पहला नाम आता है पेरियार का, ठीक है। पेरियार जिनका पूरा नाम था E.V. रामास्वामी, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? E.V. रामास्वामी नायकर पूरा नाम था, और ये पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। पेरियार के नाम से सबने सुना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये समझ लो जैसे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वैसे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पेरियार का नाम है। पेरियार रिवर है, पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार के नाम से पता नहीं कितनी चीजें हैं, केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियार के जन्म को भी, पेरियार का जो बर्थडे होता है ना, देखो लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, 17 सितंबर को तमिलनाडु सोशल जस्टिस डे मनाता है, सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। बाकी का भारत में 14 अप्रैल को बनाया जाता है, जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है उसको सोशल जस्टिस डे बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु 17 सितंबर को पेरियार के जन्मदिन को सोशल जस्टिस डे मनाता है, सामाजिक न्याय का दिवस ना। तो पेरियार भी बड़ा नाम था। देखते हैं पेरियार के बारे में क्या है कि देखो, पेरियार ने पहले तो कांग्रेस के साथ में रह के ये चीज शुरू की, जो छुआछूत के खिलाफ लड़ाई शुरू की, लेकिन फिर उनको लगा कि कांग्रेस बहुत स्लो रफ्तार से, गांधी जी बहुत स्लो रफ्तार से काम कर रहे हैं। गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल में भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं, तो उनको भी लगा कि गांधी जी का स्पेशल फोकस इस चीज पे नहीं आ रहा है, तो पेरियार अलग हो गए। और उन्होंने 1925, वही 20s के डिकेड में, 1925 के आसपास एक आंदोलन शुरू किया। ये बहुत फेमस आंदोलन है, जिसको स्वाभिमान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा आंदोलन पेरियार का बना, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए आंदोलन चलाया गया। पेरियार की वही बातें थी कि बहुत टाइम हो गया ये मंदिरों में प्रवेश मांगते हुए, मंदिरों में प्रवेश दो, स्कूलों में प्रवेश दो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो चीज कभी दिख नहीं रही है। और ये सुधार अभी के नहीं हो रहे थे, हजारों सालों से हो रहे थे सुधार। बुद्ध ने पहली बार कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, बुद्ध, महावीर, जैन ने, इन लोगों ने। उसके बाद पूरा मिडिवल हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन चला, उसमें बोला गया, लेकिन कहीं बड़े सुधार देखने को नहीं मिलते। तो पेरियार के अंदर वो चीज थी कि भाई ये चीज कहने से हो नहीं रही है, तो एक आंदोलन सक्रिय करना पड़ेगा, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन शुरू हुआ। इसको एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट भी बोलते हैं, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। ब्राह्मण मतलब कास्ट नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन। ब्राह्मणवाद मतलब इसको पुरोहितवाद भी बोलते हैं, कि ब्राह्मणवाद मतलब पुरोहितों ने कब्जा कर लिया है हिंदू रिलीजन पे, और जो बाकी के लोग हैं वो नीचे रह गए, खासकर शूद्र और जो अनटचेबल्स हैं, दलित, अछूत, वो पीछे रह गए, ठीक है। तो पेरियार ने आंदोलन शुरू किया। इस सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन में की पहली चीज यही थी कि बोला गया कि भाई अपने आत्मसम्मान के लिए संगठित होना पड़ेगा, और जो अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, वो अपर कास्ट का बायकॉट करें, उनके स्कूलों में ना जाए पढ़ने, उनके खेतों में काम करने ना जाए, फैक्ट्रियों में ना जाए। और धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होता गया और ठप हो गया सिस्टम पूरा साउथ इंडिया में, ठीक है, क्योंकि लेबर ज्यादा, कौन सी, वही जिसको अछूत शूद्र बना रखा है, तो सिस्टम ठप हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट में। यह आंदोलन बढ़ता चला गया। इस आंदोलन का एक एक्सट्रीम पॉइंट था जब, जिसको बोला जाता है कि एंटी ब्राह्मणिज्म की शुरुआत हो गई, कि उन्होंने बोला कि ब्राह्मण पुरोहितों को भी नहीं बुलाएंगे अपनी शादियों आदि, जो संस्कार होते हैं उनमें ब्राह्मण पुरोहितों को भी बुलाना बंद कर दिया, कि उनके बगैर शादियां की जाएंगी, कोई भी संस्कार किए जाने हैं वो सब उनके बगैर होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ये सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन बढ़ता गया। सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन का असर पड़ा कि दक्षिण भारत में, मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिफॉर्म करने शुरू किए, स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोले सबके लिए, अफर्मेटिव एक्शंस, रिजर्वेशन सिस्टम देना शुरू किया ना। तो पेरियार का बहुत बड़ा योगदान है इस सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के नाम से। अच्छा, पेरियार के बारे में एक दो चीजें थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि पेरियार ने धीरे धीरे क्या किया, ये तो किया, पेरियार ने हिंदी भाषा को भी अपर कास्ट से जोड़ दिया, कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो भी एक तरीके से ब्राह्मणिज्म का सिंबल है, संस्कृत और हिंदी। और इसलिए उन्होंने अपनी भाषा, साउथ इंडिया की भाषा, जो स्थानीय वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उनके प्रमोशन की बात की, और वहां पर उन्होंने तमिलों के लिए एक मूवमेंट शुरू किया, तमिल भाषा के लिए, ठीक है। और एक
पार्टी बनाई द्रविड़ कड़गम के नाम से, और तमिल के आधार पर इन्होंने भाषा को तो प्रमोट किया, साथ में इन्होंने तमिलों का एक अलग क्षेत्र मांग की डिमांड करनी शुरू की, ठीक है, तमिललैंड की डिमांड करनी शुरू की। धीरे, हालांकि वो चीज संभव नहीं थी, तो इनकी पार्टी के ही जो द्रविड़ कड़गम के ही लोग थे जो इस बात से सहमत नहीं थे कि अलग अलग क्षेत्र बनाया जाए, तो उससे ये अलग हो गए। CN अन्नादुरई का नाम बहुत फेमस, जिन्होंने DMK बना दी, DMK पार्टी बना दी, वो अलग हो गए कि नहीं ये चीज एक्सट्रीम हो जाएगी, अति एक्सट्रीम हो गया, अलग होने वाली चीज। तमिल लैंग्वेज तक तो तब भी सही है, ठीक है। तो तमिलनाडु फॉर तमिलियंस करके इनका वो शुरू हुआ। एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हमने लिख ही दिया कि इन्होंने पेरियार ने शुरू किए। तो अभी भी देखो दक्षिण भारत में अभी 2 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई भारत में, शिक्षा पे सुधार के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें भी जब जैसे ही बात की गई कि हिंदी को जो आप प्राइमरी एजुकेशन तो अभी भी मदर टंग में होगी हर जगह, मातृभाषा में, लेकिन आप जैसे ही प्राइमरी क्रॉस करोगे हायर सेकेंडरी में, उसमें आओगे सेकेंडरी में, तो हिंदी को भी एक ऑप्शनल रखा गया। तो पूरे साउथ इंडिया में इसका विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर अभी भी हिंदी को एक तरीके से अपर कास्ट का या ब्राह्मणिज्म का सिंबल माना जाता है। अब वो रीजनल लैंग्वेज को अपनी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये पेरियार का आंदोलन था, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन। इनकी एक मैगजीन है कुडी आरसू, कभी कभी नाम पूछा जाता है कुडी आरसू का नाम, इनकी पत्रिका का नाम पेरियार की। तो बस 3-4 चीजें पेरियार के बारे में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें इनका सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो हुए थे, तमिलनाडु फॉर तमिलियंस, और ये मैंने लिख दिया इनकी मैगजीन जो है, पत्रिका, ये पेरियार थे। अब पेरियार के बाद में आता है अगला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो एक तरीके से कास्ट सिस्टम में या सामाजिक न्याय के मामले में सबसे बड़ा नाम है भारत में, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, देखो मैंने बताया अभी लिखा ही था, 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश मऊ में हुआ, और इनके 14 अप्रैल को इसलिए सोशल जस्टिस डे के नाम से, सामाजिक न्याय दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये भी एक दलित कम्युनिटी, महार जाति के थे, दलित कम्युनिटी के थे। शुरुआत से ही इनके बारे में बहुत लिखा गया कि शुरुआत से ही इनको बहुत भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूलों में अलग बिठाते थे, अलग पानी पिलाते थे, अपर कास्ट के लोग जो घड़े होते थे उसमें पानी भी नहीं पी सकते थे ना, तो ऐसे भेदभाव शुरुआत से चल रहे थे के साथ में। लेकिन पता है कि एक तरीके से गिफ्टेड पर्सनालिटी थी, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान। और फिर जो बड़ौदा स्टेट है उसने पेंशन देकर स्कॉलरशिप पर इनको पढ़ने के लिए भेजा, और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय गए अमेरिका में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके बाद में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े डॉक्टर अंबेडकर। तो दोनों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स और लॉ में अपनी डिग्रीज हासिल की। PhD इकोनॉमिक्स में की डॉक्टर अंबेडकर ने। इनकी पहले तो इनके बारे में ये फैक्ट है जो मैं बस बता रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं। जैसे इन्होंने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों जगह अपनी जो थीसिस लिखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये थीसिस। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। ये जो पहली थीसिस है ये इन्होंने लिखी कोलंबिया विश्वविद्यालय में। फिर इन्होंने लिखी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। नहीं, ये वाली जो है इन्होंने लिखी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और ये कोलंबिया में लिखी है, कोलंबिया में। ये वाली तो बहुत पूछी जाती, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, डॉक्टर की किसकी थीसिस है, ठीक है। ये बोला जाता है कि जब भारत में RBI बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिल्टन यंग कमीशन आया और उसकी रिकमेंडेशन से, तो उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर के बहुत इनपुट थे, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक बनाने में। तो ये कानून के जानकार तो थे ही, ये तो बाद में था, उससे पहले ये बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने बहुत फेमस किताबें लिखी हैं, और एक किताब है इनकी एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का अंत, जिसमें इन्होंने बताया कि समस्या है ये कैसे खत्म हो, सॉल्यूशंस बताए इसमें। सॉल्यूशन वही है जो सबको पता होते हैं, इंटर डाइनिंग, साथ में खाना वाना, इंटर मैरिज, इंटर कास्ट मैरिजेज शुरू हो, ये सब सॉल्यूशन है। दूसरी बहुत फेमस किताब है इनकी हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री,
एक तरीके से वैदिक लिटरेचर को पढ़ा और उसको समझा और और उसका अपना इंटरप्रिटेशन बताया। और इनका इंटरप्रिटेशन बड़ा अच्छा है डॉक्टर अंबेडकर का। ये बोलते हैं कि जब जो शूद्र थे, ये मानते हैं कि जो शूद्र थे वो उस टाइम पे एक वॉरियर क्लास थी, वॉरियर क्लेम थी, लड़ाकू योद्धा थे, ठीक है, जैसे क्षत्रिय थे वैसे ही वो लड़ाकू योद्धा थे। और फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए ब्राह्मण लोगों के साथ में, और फिर ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा और शूद्रों को ये एक चीज पे बहुत फोकस करते हैं, और वो बोला जाता है उपनयन संस्कार। बोलते हैं ब्राह्मणों ने शूद्रों को उपनयन संस्कार से अलग कर दिया। उपनयन संस्कार जो जनेऊ वाला संस्कार होता था, सबने शायद नाम सुना हो, उपनयन संस्कार बोला जाता है उसको। वो संस्कार होता है, उसके बाद एजुकेशन शुरू होती है, शिक्षा। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उपनयन संस्कार से ब्राह्मणों ने, जो शूद्र थे, उनको शिक्षा और संपत्ति उससे दूर कर दिया, और उससे धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी होती चली गई, ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि उपनयन संस्कार को सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए अलाउड था, जिसको बोलते हैं द्विज। ये कास्ट, ये वर्ण द्विज वर्ण थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, द्विज किसको बोला जाता है? द्विज मतलब जिसका उपनयन संस्कार हुआ था। एक तो नेचुरल बर्थ होता है, जन्म हुआ है, दूसरा उपनयन संस्कार के बाद जन्म, ठीक है, दूसरा जन्म, इसलिए द्विज वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्रों को उपनयन संस्कार की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए वो द्विज नहीं थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वर्ण द्विज माने जाते थे, उपनयन संस्कार किन वर्णों के लिए पॉसिबल था, ठीक है। तो शूद्र कौन थे लिखा, एक किताब इनकी है बुद्ध और उनका धम्म, क्योंकि पता है सबको बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित थे और लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म भी अडॉप्ट किया था। तो बुद्ध और उनका धम्म, तो ये 3 बहुत फेमस किताबें हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इनकी ये मैगजीन है मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट। आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये सब सिंपल फैक्ट है, मैंने बस लिख दिए एक जगह पर, वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी आत्मकथा। लेकिन उससे भी बढ़िया इनकी एक बायोग्राफी है जो धनंजय कीर ने लिखी है, अगर किसी को पढ़नी, धनंजय कीर की बायोग्राफी, वो ज़्यादा अच्छी किताब है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के फैक्ट्स इनसे रिलेटेड हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्होंने किया क्या। अच्छा, फिर से है इनकी पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई भारत में, संगठन की शुरुआत की, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जिसमें है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तो अभी भी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में, ठीक है। सामाजिक संस्था थी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। तो ये सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं जो इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया। देखो यहां से इनकी शुरुआत होती है, बड़ी शुरुआत। 1927 में इन्होंने एक महद सत्याग्रह किया, ठीक है, रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 14 टैंक लिखा है, जहां पर पानी की समस्या को लेकर, कि जो पब्लिक टैंक था वहां से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जो अनटचेबल्स थे उनको। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये एक सत्याग्रह किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट में पब्लिक प्लेसेस पर पानी पीने की डिमांड की गई, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, काफी बवाल हुआ। उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दी कि पब्लिक प्लेसेस में पानी पीना अलाउड है अनटचेबल्स का। तो ये बड़ा सत्याग्रह था, महद सत्याग्रह। 20 मार्च को हुआ था ये। सोशल एम्पावरमेंट डे कभी कभी पूछा जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है जब महद सत्याग्रह हुआ है ये। उसके बाद मैंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बहुत टाइम से देखो गांधी और अंबेडकर जी इस बात पे आमने सामने आ जाते थे, क्योंकि गांधी क्या कहते थे, इसको एक हिंदू धर्म का मामला मानते थे, जो अछूत है ये सब चीजें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे नहीं, ये सब चीजें जो हैं कौन सही कर सकता है, सुधार कर सकता है, ब्रिटिश। क्योंकि भारत में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, अंग्रेजों के पास में है, क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम है। और हिंदू धर्म आपस में कभी ये सुधार करेगा नहीं, क्योंकि हजारों सालों से देखा गया है, बड़े बड़े लोग आके, मैंने अभी बताया बुद्ध जैन जैसे लोग, कबीर, एकनाथ, तुकाराम जैसे संत आके चले गए, लेकिन कभी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ये सुधार कानून द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने 1932 में, जिसको जो मैंने फिर बताया कि आगे हमें डिटेल में पढ़ना है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने एक घोषणा की कि भारत में दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा।
तो डॉक्टर अंबेडकर इसको एक बड़ा सुधार मानते थे। बड़ा सुधार मतलब कम से कम राजनीति में दलित लोग चुनकर आगे जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते थे। अपर कास्ट ही इलेक्शन लड़ती थी और वही चुन के जाते थे, और जब चुन के नहीं जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो सुधार नहीं होगा। तो ये पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया कि अगर दलित कैंडिडेट होगा, कुछ सीटें रिजर्व होंगी और उसको दलित ही वोट देंगे। गांधी जी ने इसके खिलाफ, मैंने बताया कि भूख हड़ताल शुरू कर दी, और फिर इन लोगों के बीच में पूना समझौता हुआ कि जब रिजर्व सीट कर की जाने लगी कि कैंडिडेट सिर्फ दलित होगा और वोट सब दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बड़ा प्रयास था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए। उसके बाद हमें पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कमेटी जो मसौदा तैयार करती थी, उसके चेयरमैन बनाए गए। इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। और फाइनली जो ये चाहते थे वो वहां पर किया गया, उस संविधान में, स्वतंत्र भारत के संविधान में। सबको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 17 जोड़ा गया, और आर्टिकल 17 ने क्या किया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। फिर उसके लिए डिटेल कानून बनाए गए। अच्छा, आर्टिकल 17 तो पता होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में फिर सिविल राइट्स एक्ट बनाया, नागरिक स्वतंत्रता कानून, ठीक है, 1955 में, जिसमें ये डिटेल्ड नियम लिखे गए कि अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो क्या क्या प्रावधान है उसके लिए, ठीक है। फिर 1989 में SC/ST प्रोहिबिशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट बनाया गया, अत्याचार निरोधक कानून, ठीक है, वो भी एक बड़ा कानून था। तो ना स्वतंत्र भारत में फिर ये प्रयास किए गए। पता है, डॉक्टर अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, पहले कानून मंत्री भी भारत के बने, ठीक है। और फिर इन्होंने, अच्छा, जब ये कानून मंत्री बने तो इन्होंने, लॉ मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म की कोशिश की। उस रिफॉर्म को माना जाता है हिंदू कोड बिल के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म के अंदर शादी, तलाक, संपत्ति से जुड़े हुए सुधार करने हैं, ठीक है, एक बड़ा एक साथ में सुधार। और ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन गई आज़ादी के तुरंत बाद कि डॉक्टर अंबेडकर सुधार चाहते थे, नेहरू उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, भारत में जो हिंदू लीडर्स थे और जो, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अच्छा, थोड़ा विरोध भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी किया कि एक साथ में, और सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ये सुधार क्यों, सबके लिए क्यों नहीं हो रहा है न्यूट्रल। तो बोलते हैं कि इस पर जब सुधार नहीं होने दिया गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। फिर धीरे धीरे उस कानून, हिंदू कोड बिल को टुकड़ों में पास किया गया, ठीक है। जैसे 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, 1955 में फिर हिंदू मैरिज एक्ट बना, 56 में सक्सेशन एक्ट बना, उत्तराधिकार वाला कानून, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाएगी ना, तो ऐसे कानून बनाया गया। आखिर में अपने जब लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने फिर ये निर्णय लिया, देखो मैं पहले बता चुका था कि इन्होंने बोला था, ये बोलते थे कि सिर्फ इंटर कास्ट मैरिज, इन चीज़ों से ये सुधार नहीं होने वाला। इन्होंने कहा, ये डॉक्टर अंबेडकर इस बात को मानते थे कि ये जब तक रिलीजन में जो सैंक्शन है, रिलीजन, धार्मिक सुधार नहीं होगा बड़ा, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म, ये क्या मानते थे कि ये धर्म में, जैसे मनुस्मृति जैसी किताब है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने पब्लिकली मनुस्मृति को जलाना शुरू किया, सिंबॉलिक एक्ट, कि इसने डिस्क्रिमिनेटरी काम किए हैं, भेदभाव फैलाया है। तो ये मानते थे जब तक धार्मिक सुधार नहीं होगा तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए लास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने ये निर्णय लिया कि इस धर्म, हिंदू धर्म में रहते हुए तो ये सुधार नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। लास्ट में बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया नागपुर में 1956 में, और उसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को ही डॉक्टर अंबेडकर की डेथ हो गई। तो इनका देखो बहुत बहुत बड़ा प्रयास था, क्योंकि उन्होंने संगठित किया पहली बार, और लीगली ये रिफॉर्म करने शुरू किए, कानूनन रिफॉर्म, सुधार करने शुरू किए, चाहे वो संविधान में सुधार हो और चाहे ऐसे संगठित करने की, पॉलिटिकली संगठित करने का सुधार हो। इनकी बड़ी फेमस लाइनें सबने सुनी होगी कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ठीक है।
और फिर रिफॉर्म होगा। फिर धीरे धीरे सबको पता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में धीरे धीरे ये रिफॉर्म्स शुरू हुए और आगे हुए। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था जिन्होंने कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म किए, ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, कुछ और लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो समस्याएं थी इसके खिलाफ शुरू किए, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा नाम है ना। तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद तक ये लड़ाई शुरू की कि कम से कम कास्ट के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, आगे बढ़े लोग। तो उनकी भी लड़ाई बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर लोहिया तो बहुत अच्छा बोलते थे, और मैं उनको एक बात बताता हूँ कि वो बोलते थे कि ये चीज़ें जो बोली गई हैं, कास्ट का अंत, जाति का अंत, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वो बहुत ओपन थिंकर थे, विचारक। उनके हिसाब से उनकी बड़ी अच्छी लाइन है कि भारत में हर जगह कास्ट ओवरवेलमिंग है, कास्ट, शादी कास्ट में हो रही है, वोट कास्ट पे पड़ रही है, ठीक है, रहना सहना कास्ट के आधार पर हो रहा है, ठीक है, हर चीज कास्ट के आधार पर है। और फिर आदमी सोचा जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी कास्ट के आधार पर है ना, हर चीज कास्ट के आधार पर है, और फिर आदमी सोचे कि कास्ट का अंत हो जाए, जाति का अंत हो जाए। तो ये एक अपने आप में बहुत दुविधा वाली चीज है। तो जैसे भी रिफॉर्म थे, ये बड़े नाम थे जो मैंने बताया अभी, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।